नमस्कार। इसके सेशन चला रहे हैं और उसका टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम ब्रीदिंग की जो मेनली डिजीज है वो उसके क्वेश्चन पर 15 क्वेश्चन आया हूँ, बने रहिए मेरे साथ। और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करने वाले पर आप स्टूडेंट भी स्टार्ट करने वाले करते हैं। जैसे आज स्क्रीन पे आ गया। वॉइस क्लियर है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आज के सेशन का। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रेस्पायर इन टोटल एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। वायु की पूर्णतः अनुपस्थिति में कौन श्वसन कर सकता है ना। पूर्णतः अनुपस्थिति में कौन श्वसन कर सकता है? अमीबा, बी बेड बग, या सी हाइड्रा, या फिर टेपवर्म। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। गुड इवनिंग। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट करते जाइए। वायु की पूर्णतः अनुपस्थिति में कौन श्वसन कर सकता है ना। आपको बताना है अमीबा, बेड बग, हाइड्रा, या फिर टैपवर्म, फीताकृमि, है ना। बताइए, बेड बग, अमीबा, हाइड्रा, या फिर फीताकृमि। फर्स्ट का डी बताया उमा कुमारी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है डी, टैपवर्म जो होता है ना। प्लेटी हेलमेंथिस में आता है, आपको पता ही होगा, प्लेटी हेलमेंथिस में आता है ये। और इसमें क्या होता है, अवायवीय शोषण पाया जाता है, अवायवीय शोषण पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये शोषण कर सकता है ना। तो ये आराम से कर लेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, फीताकृमि। और ये होस्ट की इंटेस्टाइन में रहता है, आपको पता ही होगा, है ना। ह्यूमन में भी इन्फेक्शन फैलाता है, और ये होस्ट की कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइन में ये रहता है ना। तो इंटेस्टाइन में एयर की कंडीशन अवेलेबल, वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन तो अवेलेबल होती नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे इसने कैसा अवायवीय शोषण जो है वो डेवलप कर लिया, है ना। तो ये वायु की पूर्णतः अनुपस्थिति में शोषण करने के एबल है ना, कर सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आराम के समय शरीर की उपापचयी आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाती है ना, न्यूनतम होती है। निम्न में से निम्न कौन सा इस अवस्था का सूचक है ना। जब हम बॉडी जब रेस्टिंग फेज में होती है तो हमारी जो मोटा मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती है ना। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या बताते हैं, कैसे उसको इंडिकेट करते हैं? रेट ऑफ ब्रीदिंग से, पल्स रेट से, ऑक्सीजन इनटेक और CO2 आउटपुट से करते हैं, या ऑल ऑफ दिस। बताइए, फोर्थ सॉरी सेकंड का आंसर आपको करना है। हाँ, बिल्कुल सही बताया, एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए, सेकंड का आंसर आपको करना है।
सेकंड का डी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं सेकंड का, बिल्कुल सही बताया। जब बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है और उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो लो डाउन होते हैं, है ना, आराम के समय शरीर की उपापचयी की आवश्यकताएं जो हो जाती है वो न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। और इसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग के आधार पर, पल्स रेट और ऑक्सीजन इनटेक और CO2 आउटपुट, है ना, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर हम लेते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। रोहित रोशनी पाटीदार ने भी डी बताया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं। साइनोसिस है ना, साइनोसिस क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए लेक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड, है ना, शारीरिक द्रवों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसमें क्या होता है। या फिर बी सांस लेने में परेशानी होती है, या सी शरीर द्रवों में CO2 की अधिकता हो जाती है, या फिर डी त्वचीय रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त मात्रा उपस्थित होने के कारण त्वचा का नीला पड़ जाना, है ना। बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताना है साइनोसिस के बारे में। आज के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन का पार्ट 3 आप देख रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। साइनोसिस के बारे में पूछा है, साइनोसिस एक डिजीज है, डिजीज के बारे में स्पेसिफाई पूछा है कि क्या होता है इसमें, आपको बताना है। उमा कुमारी ने थर्ड का डी बताया, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए साइनोसिस एक डिजीज है, इसमें क्या होता है, शरीर का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, स्किन टर्निंग ब्लू ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, है ना। बॉडी में जब लगातार लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी रहती है तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगा इन द स्किन ब्लड वेसल, और धीरे धीरे जो शरीर का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोशनी ने भी सही बताया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ का आंसर आपको बताना है। न्यूमोटैक्सिस सेंटर इज एसोसिएटेड विद, है न्यूमोटैक्सिस जो सेंटर होता है यानी कि केंद्र, वो सब किससे संबंधित है, ब्रीदिंग से संबंधित है, रेस्पिरेशन से संबंधित है, मूवमेंट से संबंधित है, या फिर क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस बंद होने से संबंधित है। बताइए न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फोर्थ का आंसर आपको करना है। फोर्थ का बी बताया उमा कुमारी ने। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता चाहिए। रोशनी ने बी बताया।
चलिए देखते हैं। देखते हैं इसका आंसर। पूछा है न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो होता है वो कहाँ किससे संबंधित है ना। न्यूमेटैक्सिक जो सेंटर है वो ब्रीदिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रीदिंग से संबंधित है। और ब्रीदिंग हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पोन्स, है ना। पोन्स में ये सेंटर होता है, ठीक है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर। और ये क्या करता है? रिदम एंड पैटर्न, किसका? ब्रीदिंग का जो रिदम और जो पैटर्न होता है उसको कंट्रोल करता है कि हम कितनी सांस लेंगे और कैसे सांस लेंगे, है ना। वो सारी चीज़ें ये देखता है ना पॉन्स। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंट है? ब्रीदिंग तो आउटर जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो बाहर से देखें तो जो प्रोसेस हो रही है वो उसको हम ब्रीदिंग बोल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना। लेकिन मूलतः जो केमिकल जो रिएक्शन जो सारी जो हो रही है जिसमें एटीपी इन्वॉल्व हो रही है ना, और गैसेस जो एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर जो एल्वेलाई में, सारी जो केमिकल जो कंपोजिशन और रिएक्शन वगैरह जो हो रही है वो रेस्पिरेशन कहलाएगी। और आउटर जो बाहर से जो एयर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं जिसमें पेशिया और डायफ्राम काम में आ रहा है ना, वो जो प्रोसेस है इसको अपन बोलेंगे ब्रीदिंग बोलेंगे, ठीक है। मूलतः ये अंतर है। तो पोन्स में सेंटर होता है और ये क्या कंट्रोल करता है? रिदम और पैटर्न, जो ब्रीदिंग का जो रिदम और पैटर्न जो होगा वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। एनोक्सिया इज कंडीशन व्हेन, है ना। एनोक्सिया कब होती है? जब लंग्स कोलेप्स हो जाते हैं, फेफड़े क्षय हो जाते हैं, या फेफड़े फूलते हैं तब या फिर सी ऑप्शन श्वसन केंद्र कम उत्तेजित होता है, या फिर डी कुछ रोगों के कारण फेफड़े नष्ट होने पर। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पॉन्स फेरुलाई, हाँ ठीक है। क्या डाउट है, पूछिए। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। एनोक्सिया इज कंडीशन व्हेन, है ना। एनोक्सिया कब होती है? जब लंग्स जो होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, फूल जाते हैं, या रेस्पिरेटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, श्वसन केंद्र कम उत्तेजित होता है तब, या फिर लंग्स गेट डैमेज ड्यू टू सम डिजीज। बताइए, फिफ्थ का आंसर आपको करना है। फिफ्थ का सी बताया उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं। देखिए, एनोक्सिया पूछा है। एनोक्सिया, एनोक्सिया, है ना। एनोक्सिया कंडीशन वो कंडीशन होती है जब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, लगभग ऑक्सीजन जो ना के बराबर लंग्स में आती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ये हाइपोक्सिया जो कंडीशन होती है उसी का पार्ट है। हाइपोक्सिया कंडीशन है उसी का सीवियर फॉर्म जो है, सीवियर फॉर्म में जब हो जाती है, ठीक है। हाइपो वर्ड बायो में कहीं भी आए तो उसका मतलब होता है लो डाउन, है ना, कम होना, है ना। कोई भी चीज़ की कमी हो रही है वहाँ पे अपन हाइपो वर्ड यूज़ करते हैं, और हाइपर यहाँ पे अधिकता के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब हाइपोक्सिया कंडीशन। और ये यही कंडीशन जब लंबे टाइम तक रहे या सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं एनोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन लगभग एब्सेंट हो जाती है ना लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है कि जो एल्वेलाई है वो पूरी तरह डैमेज हो गई, या फिर मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है गैसेस एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा, मतलब ऑक्सीजन लगभग एब्सेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एनोक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, और इसमें लंग्स जो होते हैं पूरी तरह क्षय हो जाते हैं, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनोक्सिया मतलब, चलिए फिफ्थ का ए होगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स का आंसर आपको करना है। ऑल आर दीज डिजीज ऑफ लंग्स एक्सेप्ट, है ना। इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। एक डिजीज जो है वो लंग्स से रिलेटेड नहीं है, कौन सी जो है वो फेफड़ों से रिलेटेड नहीं है, वो वाली बतानी है आपको। अस्थमा,
ब्रोंकाइटिस, एनसेफेलाइटिस या न्यूमोनिया, बताइए। सिक्स का सी बताया उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं सिक्स का आंसर। अस्थमा, बिल्कुल अस्थमा तो लंग से रिलेटेड ही होती है ना। ब्रोंकाइटिस ये भी लंग से रिलेटेड होती है। एनसेफेलाइटिस ये लंग से रिलेटेड नहीं होती है ना। और न्यूमोनिया लंग से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो गया, सी आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इटीज़ वर्ड कहीं पे भी लगे बायो में, इटीज़ है ना, इटीज़ का मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन मतलब किसी भी अंग में कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो अपन वो डिजीज को शो करने के लिए इटीज उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस है ना, ब्रोंकाई में अगर इन्फेक्शन हो गया तो ब्रोंकाइटिस हो गया। यहाँ पे लिखा है एनसिफिलस, एनसिफिलाइटिस है ना। एनसिफिलस ये वर्ड, एनसिफिलस का मतलब होता है ब्रेन है ना। एनसिफिलस जो वर्ड होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है ना। ये आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये एनसिफिलस का है ना। और इटीज लगा दिया तो मतलब ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोल रहे हैं एनसिफिलाइटिस, ठीक है। न्यूमोनिया तो पता ही है आपको, ठीक है। पस या फ्लूइड जमा हो जाता है लंग्स में। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेवन का आंसर आपको करना है, बताइए। सेवन का आंसर आपको करना है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ने अत्यधिक कसरत की, एक व्यक्ति ने अत्यधिक कसरत की तथा वह कुछ आराम के लिए लेट जाता है तो उसकी हृदय दर बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें होता है, क्या होता है, पल्मोनरी प्रेशर, फुसफुसी दबाव के कारण, यानी ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन की कमी के कारण, लैक्टिक एसिड पॉइजनिंग के कारण, या फिर वीक लंग्स के कारण, बताइए। सेवन का आंसर आपको करना है। सेवंथ का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जो अत्यधिक कसरत कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसने एक्सरसाइज कर ली, तो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी है ना, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होने लग जाएगी, ऑक्सीजन जो उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, हृदय दर बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्यों बढ़ जाएगी, हृदय दर क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, उनको लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो लगातार कसरत कर रहा है तो फिर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ेगी तो फिर वो रेस्पिरेटरी बढ़ जाएगी, और फिर ज़्यादा ऑक्सीजन को अपन अंदर लेके, और ऑक्सीजन जो ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या, ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन डेट हो जाएगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आपने जो रेस्पिरेशन सिस्टम है और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस वही गैस जो ऑक्सीजन आ रही है, उसी ऑक्सीजन को हर बॉडी की हर कोशिका, हर टिश्यू तक कौन ले जा रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, है ना। चलिए, सेवन का आंसर हो जाएगा बी, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ का आंसर आपको करना है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय, है ना। अस्थमा एक श्वसन रोग है, अस्थमा एक श्वसन रोग है
ऑप्शन ए श्वास नली का संक्रमण है, या फिर बी फेफड़ों का संक्रमण है, या फिर सी प्लूरल गुहा में रक्त स्राव के कारण होता है, या फिर डी स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकियल पेशियों में सूजन के कारण होता है। बताइए, 8 का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं, हुमा कुमारी ने डी बताया। देखिए, इन्फेक्शन इन ट्रेकिया, अभी मैंने बताया था इन्फेक्शन के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं आइटिस, है ना। तो ट्रेकिया में जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रेकीआइटिस, है ना, ट्रेकीआइटिस। ठीक है, तो ये तो नहीं हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन इन लंग्स, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूमोनिया, है ना, न्यूमोनिया बोलते हैं अपन। ठीक है, और फिर ब्लीडिंग इन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग इन प्लूरल कैविटी, इसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स। क्या बोलते हैं? हीमोथोरेक्स। हीमो का मतलब ब्लड और थोरेक्स मतलब वक्षीय गुहा, क्योंकि अपन लंग्स कहाँ पे होते हैं? थोरेक्स कैविटी में होता है ना। फिर बात करते हैं अस्थमा जो होता है, अस्थमा में क्या होता है? स्पाज्म हो जाते हैं, ब्रोंकाइल मसल जो होती है उसमें ब्रोंकियल पेशियों में सूजन के कारण जो क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है, जिसमें पेशेंट जो होता है उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 9 का आंसर आपको करना है। द डीकम्प्रेशन सिकनेस इज, अत्यधिक दबाव रोग क्या है ना। दबाव में शोषण, या फिर अत्यधिक गहराई से समुद्री सतह पर आने में उत्पन्न रोग, ऊंचाई पर पहुंचने के कारण उत्पन्न रोग, खदानों से पृथ्वी की सतह पर आने से उत्पन्न रोग। बताइए, 9 का आंसर आपको करना है। चलिए देखते हैं 9 का आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है अत्यधिक दबाव रोग क्या होता है, तो क्या होता है, कुछ लोग जो समंदर के नीचे गहराई में जाते हैं ना, अलग अलग रिसर्च के हिसाब से, या फिर कुछ वर्कर जो होते हैं ना, मोती वगैरह ढूंढने के लिए भी जाते हैं लोग, है ना। तो उनमें क्या होता है, एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं अत्यधिक दबाव रोग, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अत्यधिक गहराई से समुद्री सतह पर आने से उत्पन्न जो रोग होता है उसको बोलते हैं अत्यधिक दबाव रोग, है ना। बी आंसर इसका, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th का आंसर आपको बताना है। इन एम्फाइसीमा, है ना, एम्फाइसीमा में क्या होता है? श्वास नली संकुचित हो जाती है, या फिर डायफ्राम तथा कोस्टल पेशियां संकुचित नहीं होती है, या फिर सी कई एल्वेलाई की एल्वेलर भित्तियां क्षय होकर बड़ा कोश बनाती है, या फिर डी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अवशोषण कम हो जाता है। 10th का आंसर आपको करना है, बताइए। 10th का सी बता रहे हो उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। देखिए, एम्फाइसीमा एक और डिजीज का नाम है, और ये भी लंग से रिलेटेड ही है ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, जैसे कि ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वापस लंग्स के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ये मैंने लंग्स बना दिया। फिर देखिए, ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ये टर्शरी ब्रोंकस,
और फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है, ऐसे एल्वेलाई होते हैं ना, गुब्बारे जैसी संरचना होती है, एल्वेलाई लगी होती है, ठीक है। ये एल्वेलाई में क्या है कि इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये बड़े कोश ये पूरा मर्ज हो जाएगी, है ना, ये ऐसे। तो फिर ये धीरे अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो इसमें प्रॉपर हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही डिजीज होती है एम्फाइसीमा, है ना। तो इसमें क्या होता है, कई एल्वेलाई की एल्वेलियर जो भित्तियाँ होती है क्षय होकर बड़ा कोश बना लेती है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 11th की तरफ। देखिए, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, है ना। एक रोगी के रक्त का परीक्षण किया गया जिसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के सांद्रण की मात्रा अधिक है। एक जो पेशेंट है उसका ब्लड लिया गया, उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया गया, ठीक है, उसके ब्लड में। तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष सही होगा, आपको ढूंढना है ना, सही वाला स्टेटमेंट में। मैंने हमेशा आपको बोला है आपको क्या ढूंढना है, सही वाला ढूंढना है या रॉन्ग वाला ढूंढना है, पहले वो आपको देखना है ना। तो यहाँ पे आपको सही वाला देखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में होगी, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड होगी, या फिर क्लोरोफॉर्म होगी, है ना। क्योंकि उसके ब्लड में क्या मिला है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिला है ना, कंटेंट जो उसकी हाई क्वांटिटी मिली है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि उसके ब्लड में क्या होगा, बताइए। 11th का आंसर आपको करना है। 11th का बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बताया। कार्बन मोनोऑक्साइड, या मो लिख दिया है, मिस प्रिंटिंग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये मोनो है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ब्लड में क्या मिल रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन वो भी आता है कि एक इंसान जो कमरे में सिगड़ी जलाकर सो रहा है और पूरा कमरा जो पैक है, तो उसके ब्लड में कौन सा कंटेंट मिलेगा, तो वहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ऑक्सीजन विषाक्तता संबंधित होती है, द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद, ऑक्सीजन जो विषाक्तता है वो किससे संबंधित होती है, ब्लड पॉइजनिंग से होती है, कोलैप्स ऑफ एल्वेलर वॉल से होती है, फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स से होती है, या बोथ ए और बी दोनों से होती है। 12th का आंसर आपको करना है। हाँ, सी, कैपिटल सी कैपिटल ओ के रूप में अपन लिखते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। चलिए 12th का आंसर बताइए जल्दी से। 12th का ए बता रहे हैं। 12th का जो आंसर है होगा, देखिए इसने यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन विषाक्तता, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा है। ये होती है फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, है ना, जब फेफड़ों के वातायन की जो क्रिया है वो नष्ट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की विषाक्तता हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, 13 का आंसर देखते हैं अपन। When oxygen is inadequate during the respiration, the condition is called, just जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कंडीशन बोलते हैं, प्लूरिसी बोलते हैं, एस्फाइक्सिया बोलते हैं, या फिर हाइपोक्सिया बोलते हैं, बताइए। 13 अच्छा क्वेश्चन है, 13 का आंसर आपको करना है।
13 का डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोला जाता है हाइपोक्सिया कंडीशन, है ना। बिल्कुल सही बताया, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब हाइपोक्सिया कंडीशन ही आगे सीवियर लगातार बढ़ती जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे जब ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर एब्सेंट है, उसको अपन बोलते हैं एनोक्सिया कंडीशन। प्लूरिसी जो होती है, लंग्स के ऊपर जो लेयर होती है ना, दो दो लेयर होती है। एक तो होती है पेराइटल पेराइटल और विसरल, अंदर की तरफ जो होती है वो होती है विसरल, है ना। तो ये दोनों जो लेयर होती है ना, उन वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, प्लूरा, है ना, प्लूरा जो होती है वो लेयर होती है, ठीक है। और इंटरनल जो प्लूरा होती है उसको विसरल प्लूरा प्लूरा बोलते हैं, और बाहर की तरफ जो होती है उसको पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। और इनमें जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लूरेसी, ठीक है। हाइपोक्सिया मैंने बता दिया। SY6 या इसमें भी यही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लगातार कमी रहे तो डेथ भी हो सकती है इसमें भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। देखिए 14 का आंसर आपको बताना है। अधिक ऊंचाई के पर्वत पर चढ़ने से मनुष्य में पर्वतीय रुग्णावस्था उत्पन्न हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है। असेंट ऑफ हाई माउंटेन्स में कॉज एल्टीट्यूड सिकनेस इन द मेन प्राइम कॉज ऑफ दिस, है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है? एक्सेस ऑफ CO2 इन ब्लड, या फिर डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर सी डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या फिर डी डिक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। बताइए। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो पर्वत पहाड़ पर अपन जाते हैं ना, तो मनुष्य में पर्वतीय रुग्णावस्था आ जाती है, ठीक है। इसका क्या कारण होता है वो आपको बताना। पर्वतीय जो रुग्णावस्था आ जाती है, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसका कारण पूछा है। बताइए। 14 का आंसर आपको करना है। 14 का डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। अधिक ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन की जब अपन पहाड़ पे जा रहे हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लगातार डिक्रीज होने लगता है, कमी होने लगती है। और जो गैसेस होती है वो उसको हम कैलकुलेट जो करते हैं वो पार्शियल प्रेशर के रूप में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, वो लगातार क्या होता है? कम होने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पर्वतीय रुग्णावस्था आ जाती है ना। बहुत सारी सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारी सांस फूलने लग जाती है ना। और अगर ज़्यादा ओल्ड एज है और अगर पहले से कोई डिजीज़ है तो और भी ज़्यादा कंडीशन सीवियर भी हो सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है ना। तो इसको बोलते हैं पर्वतीय रुग्णावस्था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। 15 का आंसर आपको बताना है। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, है ना, वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकंड ड्यू टू। गहरे श्वसन के बाद हमें कुछ समय के लिए किसके कारण श्वसन नहीं करना पड़ता है ना। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना लगातार, जैसे अभी नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो उसमें अपन आप सांस ले रहे छोड़ रहे, बट आप जब आप योगा या मेडिटेशन कुछ कर रहे हैं तो उसमें डीप ब्रीदिंग करते हैं ना। तो गहरे श्वसन के बाद हमें कुछ समय के लिए किसके कारण श्वसन नहीं करना पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताना है। क्योंकि रक्त में अधिक CO2 के कारण, रक्त में अधिक O2 के कारण, रक्त में कम CO2 के कारण, रक्त में कम O2 के कारण। बताइए। 15 का आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का।
15 का बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हाई अमाउंट ऑक्सीजन आपके बॉडी में एंटर कर रही है और हाई अमाउंट बॉडी में ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। और CO2 अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो CO2 की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, कहाँ में, ब्लड में CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। इस वजह से क्या है कि श्वसन नहीं करना पड़ता। आपको अगर श्वसन नहीं भी करेंगे तो ऑक्सीजन अवेलेबल है और ब्लड में ऑलरेडी क्या है, लेस CO2 है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यही तक था। और जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे सर ने एक लाइन बोली थी एक बार कि भगवत गीता का सार भी वही है ना। जो भगवत गीता पूरी अपन पढ़ते हैं तो एक ही श्लोक जो याद आता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। मतलब कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो फिर आपको फल तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो सर थे वो एक लाइन बोलते थे कि मेहनत करो जम के, मेहनत करो जम के तो किस्मत अपने आप चमके, ठीक है। तो मतलब वही है, भगवत गीता का सार भी यही है कि लगातार आप मेहनत करते रहिए, अपने प्रयास में कोई कमी ना रखें, है ना। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ब्याज सहित आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत करते जाइए और सेशन को फॉलो करिए, देखते रहिए और लगातार सेशन आते रहेंगे, आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सेशन देखने के लिए। सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका वैल्यूबल फीडबैक से हमें और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बताएं ज़रूर कैसा लगा सेशन। और इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने क्वेश्चन राइट हुए, वो भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। कल के सेशन कल का जो सेशन होगा वो हम डाइजेशन के ऊपर लेने वाले हैं, है ना। डाइजेशन के ऊपर हमने पहले भी शायद एक या दो सेशन हम पहले कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर वापस से नए सिरे से रिवाइज कर रहे हैं। तो डाइजेशन के ऊपर कल का सेशन रहने वाला है। तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए।